Hello everyone, welcome back to Magnet Brains, the only channel where you get 100% free and quality education without any paid subscription. And this is Saloni Pandey, your psychology educator. So students, आज के हमारे इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉग्निटिव थेरेपी के बारे में फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 5 थेराप्यूटिक अप्रोचेस क्लास 12 साइकोलॉजी. सो लास्टली वी वर डिस्कसिंग अबाउट बिहेवियर थेरेपी. इसी में हमने जाना कि बिहेवियरल टेक्निक्स क्या क्या होती हैं, रिलैक्सेशन प्रोसीजर्स क्या क्या होते हैं एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आई होप सो आपने सभी प्रीवियस लेक्चर्स देख लिए होंगे और अब तक हमने जो भी पढ़ा हुआ है वो सारा कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, सब कुछ आपने पढ़ लिया होगा. तो अब बात करते हैं बिहेवियर थेरेपी में ही कंटिन्यू करते हैं और कॉग्निटिव थेरेपी की हम बात करते हैं. देखो, जो आपकी बिहेवियर थेरेपी है वो दो चीजों की बात करती है, एक कॉग्निशन की, एक फॉल्टी बिहेवियर की. ठीक है, तो अगर आपका किसी तरीके का फॉल्टी बिहेवियर है या कॉग्निशन है, थॉट प्रोसेस है, मतलब साइकोडायनेमिक में भी ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस किया है, तो इन सारी चीजों की बात करती है. तो इसी में हम बात करेंगे, एक कॉग्निटिव थेरेपी होती है साइकोलॉजी में. कॉग्निटिव थेरेपी रिलेटेड है आपके माइंड से. अब आपके माइंड में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, जैसे आप नई नई चीजों को लर्न कर रहे होते हो, आप थिंकिंग कर रहे हो, आप कुछ क्रिएटिव कर रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ये जो हमारे सारे टैलेंट्स होते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, एबिलिटीज होती हैं, इन सबको हम कॉग्निशन में स्टडी करते हैं. कॉग्निशन इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ नोइंग. व्हाट इज कॉग्निशन? कॉग्निशन इज द प्रोसेस ऑफ नोइंग. ठीक है, ये वर्ड बहुत बार आता है साइकोलॉजी में, क्लास 11 से इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं. तो कॉग्निशन में भी अगर किसी तरीके का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, सो वी हैव अ थेरेपी फॉर इट. नाउ व्हाट काइंड ऑफ थेरेपी इट इज एंड व्हाट ऑल इट्स कंपोनेंट्स, लेट्स डिस्कस. क्लियर? स्टार्ट करें. रेडी हो सभी? देखो, कॉग्निटिव थेरेपीज लोकेट द कॉज ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस इन इर्रेशनल थॉट्स एंड बिलीव्स. कुछ इर्रेशनल थॉट्स, कुछ ऐसे बिलीव्स, अगर उनमें किसी तरीके का कोई साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, मतलब किसी प्रॉब्लम की वजह से इरेशनल थॉट्स या बिलीव्स हमारे अंदर आते हैं, तो कॉग्निटिव थेरेपी उसके लिए प्रोवाइड की जाती है. नाउ एल्बर्ट एलिस फॉर्मुलेटेड द रेशनल इमोटिव थेरेपी. किसने? एल्बर्ट एलिस. इन्होंने रेशनल इमोटिव थेरेपी, दैट इज RET, इसको फॉर्मुलेट किया. एंड द सेंट्रल आइडियाज ऑफ दिस थेरेपी इज दैट इर्रेशनल बिलीव्स मीडिएट बिटवीन द एंटीसीडेंट इवेंट्स एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस. आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूं मैं? देखो, कभी कभी हमारे मन में कुछ ऐसे थॉट्स, कुछ ऐसे बिलीव्स आ जाते हैं जिनका, ऐसे बोल सकते हैं, कोई सर पैर नहीं होता. आपने सुना है कभी, हम कहते हैं ना, बिना सर पैर की बातें. मतलब वो जिनके पीछे कोई रीजन नहीं है, जिनके पीछे कोई साइंस नहीं है, जिनके पीछे कोई फैक्ट नहीं है, जो बस यूं ही ऐसी चीजें जो कहीं ना कहीं हमारे मेंटल स्टेटस को ही खराब कर रही हैं, ठीक है, उसको अफेक्ट कर रही हैं. कुछ ऐसे इरेशनल थॉट्स, कुछ ऐसे बिलीव्स, कुछ ऐसी चीजों पर हम यकीन करने लग जाते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती. जैसे भूत प्रेत, आपके पीछे पीछे कोई चल रहा है, कोई आत्मा आ रही है, घुंघरू छनक रहे हैं, और भी बहुत सी ऐसी चीजें. ये तो जस्ट एक एग्जांपल्स हैं. तो बहुत बार कुछ ऐसे थॉट्स, कुछ ऐसे बिलीव्स होते हैं जो हम कर लेते हैं, जिनका कोई सर पैर नहीं होता, और इनकी वजह से हमें बहुत बार साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होने लग जाता है, जिसके लिए कॉग्निटिव थेरेपी यूज की जाती है. कॉग्निशन इज द प्रोसेस ऑफ नोइंग, जिसमें हम थिंकिंग करते हैं, चीजों पर फेथ रखते हैं, बिलीव करते हैं, ये सारी चीजें आती हैं. इसीलिए इसे कॉग्निटिव थेरेपी कहा जा रहा है. आपके लिए ये क्वेश्चन है, आप मुझे डिफाइन करके बताओगे कि कॉग्निशन क्या होता है कमेंट सेक्शन में. ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है व्हाट इज कॉग्निशन. गूगल कोई नहीं करेगा, सबको बुक्स में पढ़ना है, बुक्स से पढ़ के मुझे बताना है. ऐसे नहीं कि बुक में एक लाइन पढ़ी और हाँ वही लाइन यहाँ पर लिख दी. पढ़ो उसको, समझो उसे, और फिर मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में. ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कॉग्निटिव थेरेपी. अब इसी में एल्बर्ट एलिस ने रेशनल इमोटिव थेरेपी बनाई. ठीक है, उन्होंने क्या किया, रेशनल इमोटिव थेरेपी बनाई. और इस थेरेपी का जो सेंट्रल थीसिस है, ठीक है, जो सेंट्रल थीसिस है वो क्या बोलता है कि इर्रेशनल बिलीव्स एंटीसीडेंट इवेंट्स और उनके कॉन्सिक्वेंसेस को मीडिएट करते हैं. ठीक है, आगे समझना, इसको आराम से सुनना. अभी एंटीसीडेंट इवेंट्स एंड उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, सो दीज आर मीडिएटेड बाय इर्रेशनल बिलीव्स. अभी सिर्फ सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है, वर्ड्स को भी कैच करो, फिर इनको एक्सप्लेन करती हूँ.
The first step in RET is the antecedent belief consequences. A, B, C. अभी आया समझ में? क्लियर? देखो, कुछ एंटीसीडेंट इवेंट्स होते हैं, उनके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. मान लो कोई पर्सन को एग्जामिनेशन एंजाइटी थी, एग्जाम्स की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहता था वो और बहुत टेंशन में रहता था. उसको किसी फ्रेंड ने बोला तो स्मोकिंग कर, तेरे को बहुत रिलीफ होगा, बहुत रिलैक्स फील होगा. इसने स्मोकिंग करना स्टार्ट कर दी. अब ये तो एक इरेशनल बिलीफ है ना कि स्मोकिंग करने से आपका टेंशन दूर हो जाता है. ऐसा होता है क्या कभी? बताओ. ठीक है, तो अब इसने स्मोकिंग करना स्टार्ट कर दी. एंटीसीडेंट इवेंट क्या था, क्या चीज थी जिसके कारण इसने स्मोकिंग करना स्टार्ट करी? तो हमने कहा एंजाइटी, एंड एग्जामिनेशन एंजाइटी वाज देयर. इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? एक तो इसकी हेल्थ अफेक्ट होगी, दूसरा ही विल बी हैविंग मेंटल डिस्ट्रेस. ओके, दूसरा उसको मेंटल डिस्ट्रेस भी होगा. ठीक है, ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. तो इस एक अप्रोच को, इस एक सेंट्रल थीसिस को उन्होंने नाम दिया एबीसी एनालिसिस, जो कि फर्स्ट स्टेप है. और ये एबीसी क्या है? एंटीसीडेंट बिलीफ कॉन्सिक्वेंसेस. याद रहेगा? बोलो, याद रहेगा ना ये चीज? ठीक है, देखो फिर से समझो, मैं यहां पर एक्सप्लेन करती हूं, अच्छे से सुनना. हम बात कर रहे हैं कॉग्निटिव थेरेपी के बारे में. ठीक है, अब एल्बर्ट एलिस ये कौन सी थेरेपी रेशनल इमोटिव थेरेपी ये देते हैं. रेशनल इमोटिव थेरेपी में जो फर्स्ट स्टेप है वो बात करती है एबीसी एनालिसिस के बारे में. व्हाट इज दिस? ए इज द एंटीसीडेंट इवेंट, बी इज द irrational belief, and C is its consequence. Example, smoking due to examination anxiety and later leads to distress. Is this clear? समझ में आया? ये जो एक चीज बताई रेशनल इमोटिव थेरेपी एलिस ने दी, उसने कहा इसमें ABC एनालिसिस होता है. A स्टैंड्स फॉर एंटीसीडेंट इवेंट, मतलब वो चीज जो पहले हो चुकी है, इरेशनल बिलीफ, एंड सी कॉन्सिक्वेंस. तो किसी पर्सन ने स्मोकिंग करना स्टार्ट कर दी ये मान के कि जो एग्जामिनेशन एंजाइटी उसे हो रही है उससे उसे थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा. ऐसा होता है ना, मान लो एग्जाम आने वाले, बड़ा टेंशन हो रहा है और बहुत ही स्ट्रेस में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. एक फ्रेंड स्मोकिंग करता है, उसने बोला अरे तू भी एक बार स्मोकिंग करके देख, कोई दिक्कत नहीं होगी, तुझे बहुत अच्छा लगेगा, जन्नत ही जन्नत दिखेगी. और उसने उसको स्मोकिंग करना स्टार्ट करवा दिया. पर्सन ने भी सोच लिया कि हाँ शायद इससे जो है मेरी एग्जामिनेशन एंजाइटी दूर हो जाएगी और स्मोकिंग करना स्टार्ट किया. अब उसको स्मोकिंग करने की वजह से डिस्ट्रेस होने लगा है. ठीक है, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस. उसको ऐसा लगता है वो लाइफ में बहुत गलत चीज करना शुरू कर दिया है और बहुत गलत काम करता है, अल्टीमेटली हेल्थ भी अफेक्ट हो रही है. अब इस एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को जो है क्या बताया? ABC एनालिसिस. इज दैट क्लियर? फाइन, आगे बढ़े. फर्स्ट स्टेप समझ में आई RET की, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए. क्लियर? चलो आगे बढ़े. नाउ which is caused the psychological distress and are noted. Antecedent events which caused the psychological distress are noted. तो जो antecedent events होते हैं मैंने आपको बता दिया है ना, जिसकी वजह से psychological distress होगा. Now the client is also interviewed to find the irrational beliefs. अब जो हमारा client है उसको इंटरव्यू करेंगे. थेरेपी की बात हो रही है तो दैट मीन्स थेराप्यूटिक रिलेशनशिप भी होगी ही. ठीक है, अब ये जो थेराप्यूटिक रिलेशनशिप है ये किसके बीच में होगी? क्लाइंट के बीच में और हमारे थेरेपिस्ट के बीच में. तो थेरेपिस्ट जो है वो अपने क्लाइंट से उसकी प्रॉब्लम के बारे में पूछेगा.
तो प्रॉब्लम क्या है, किसी तरह का कोई इरेशनल बिलीफ, तो वो जानने की कोशिश करेगा कि ये इरेशनल बिलीफ क्या है। क्लियर। नाउ विच आर डिस्टॉर्टिंग द प्रेजेंट रियलिटी, कौन सी ऐसी चीज है जिस पर इसने यकीन कर लिया है जिसकी वजह से इसको प्रेजेंट में जो है दिक्कत हो रही है या इसकी जो प्रेजेंट रियलिटी है वो अफेक्ट हो रही है। इरेशनल बिलीव्स में नॉट बी सपोर्टेड बाय एम्पायरिकल एविडेंस इन द इन्वायरमेंट। जो इरेशनल बिलीव्स होते हैं वो एम्पायरिकल एविडेंस इन द इन्वायरमेंट को सपोर्ट नहीं करते। Irrational beliefs may not be supported by empirical evidence in the environment. मतलब कुछ ऐसी चीजें, these beliefs can be are characterized by thoughts with must and should. That is, things must and should be in a particular manner. Example जैसे one should be loved by everybody all the time. समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो सुनो, अभी मैं क्लियर करती हूँ। Human misery is caused by external events over which one does not have any control, etc. अब यहाँ जो थेरेपिस्ट है ये पता करना चाहता है कि मेरे क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या है। तो उसने कहा प्रॉब्लम है किसी तरीके का कोई इरेशनल बिलीफ जो इसने पाल के रखा है अपने मन में, एक कोई ऐसा भ्रम जो इसके मन में है जिसकी वजह से ये रियलिटी में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। तो अब ये जो बिलीफ होते हैं ना, ये जो इरेशनल बिलीफ होते हैं, ये क्या होते हैं? तो इरेशनल वो चीज़ें होती हैं जिनका कोई इन्वायरमेंट में एविडेंस नहीं होता। ये मस्ट और शुड वाली चीज़ों पर बिलीव करती हैं। इंग्लिश में पढ़ा है ना, मस्ट होना ही चाहिए, शुड मतलब ऐसा होना चाहिए, दिस इज द क्राइटेरिया कि इस तरह से चीज़ें चलनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हर एक पर्सन को जो है एवरीबडी शुड बी, वन शुड बी लव्ड बाय एवरीबडी ऑल द टाइम। सब एक दूसरे को हमेशा प्यार करें। लाइक आप हो तो आपको हमेशा सबका प्यार मिलना चाहिए। आपका फ्रेंड है तो वो भी हमेशा आपको जो है बहुत केयर करे, आपके साथ में कभी भी जो है आपकी फ्रेंडशिप ना तोड़े, हमेशा लॉयल रहे। आपके जितने भी लोगों से आप मिलते हो वो सब आपसे बहुत प्यार से बोलें, कोई भी आप पे कभी गुस्सा ना करे। इतना अच्छा वर्ल्ड है क्या? इतनी लाइफ ब्यूटीफुल नहीं होती है, ठीक है? तो यहाँ क्या बोला जाए, क्या है रेशनल बिलीफ कि वन शुड बी लव्ड बाय एवरीबडी ऑल द टाइम। इज दैट पॉसिबल? क्या हो सकता है कि आप जिससे भी मिलो वो हमेशा आपको प्यार ही करे? कभी नहीं होगा ऐसा, है ना? अब ये लव अलग सेंस में मत लेना। ह्यूमन माइजरी इज कॉज्ड बाय एक्सटर्नल इवेंट्स। आपको कभी किसी भी तरह की तकलीफ है तो उसके लिए कोई बाहरी चीज है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, आप उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे आप एग्जामिनेशन में फेल हो गए, ठीक है? तो क्वेश्चन पेपर खराब आया था, आपकी कोई गलती नहीं है उसमें, आपको फेल होना तो था तो आप हो गए। समझ रहे हो कि अगर ह्यूमन को किसी तरह की कोई दिक्कत है, परेशानी है, कोई बीमारी हो गई है और कोई दुख उसके जीवन में आ गया है तो वो कुछ ऐसी चीज थी जिसे कंट्रोल ही नहीं किया जा सकता था, वो तो होना ही था। गेटिंग माई पॉइंट? कभी कभी हम कुछ ऐसे थॉट्स अपने मन में रख लेते हैं, है ना, कि मेरे को सब जो है हमेशा मुझे लव करेंगे, हमेशा मुझे सपोर्ट करेंगे, कभी मुझे कोई नहीं डांटेगा। उस पर्सन को कोई कभी तेज आवाज में बोल देना तो उसका स्ट्रेस हो जाता है उसको 5-6 दिन तक। समझ रहे हो? तो कुछ ऐसी इरेशनल बिलीफ्स जो हैं जिनके ऊपर क्लाइंट बिलीव कर लेता है, हालांकि इनका कोई भी रियलिटी से लेना देना नहीं होता। This distorted perception of the antecedent event due to the irrational belief leads to the consequence that is negative emotions and behavior. अब ये जो distorted perception है antecedent event का due to the irrational belief, इससे क्या होगा? इसके consequences बड़े खतरनाक होंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप कभी कहीं गए हुए थे बाहर, ठीक है, आप बहुत लोगों से मिले, सब ने आपको बहुत प्यार दिया, ठीक है, दैट वॉज द एंटीसीडेंट इवेंट। अब आपके मन में एक ये भ्रम पैदा हो गया कि हमेशा सब जो है मुझे प्यार से ही बात करेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि कोई ऐसा पर्सन है जिसके मन में ये एक चीज़ है कि हमेशा उसको प्यार ही मिलेगा, हमेशा ही जो है उसके साथ में सब अच्छे से ही बर्ताव करेंगे, कभी उसको कोई तेज़ आवाज़ में नहीं बोलेगा, कभी कोई उसको नहीं डांटेगा, चाहे वो कुछ भी करे,
तो ये एक फॉल्स बिलीफ है, फॉल्स परसेप्शन है जो आपने अपने मन में बना लिया है। इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि कल को आपको आपके टीचर किसी गलत चीज़ के लिए या आपके मार्क्स कमाने के लिए, आपकी स्टडीज़ के लिए टोक दे, डांट दे, चिल्ला दे, तो आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस आने लग जाते हैं। आपको ऐसा लगने लग जाता है कि ओ मैं तो इतना अच्छा इंसान था, मेरे साथ में जो है मतलब ऐसा क्यों हुआ, क्यों मुझे मेरी टीचर ने डांटा, मतलब मैं एक बुरा इंसान बनता चला जा रहा हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता, सबने मुझे छोड़ दिया, मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ दुनिया में, और ना जाने कितने सारे थॉट्स हमारे मन में आते हैं जो नेगेटिव होते हैं नेचर में। तो ABC एनालिसिस समझ में आया, एंटीसीडेंट इवेंट, इरेशनल बिलीफ, कॉन्सिक्वेंसेस। इज दैट क्लियर? फाइन। नाउ इरेशनल बिलीव्स आर असेस्ड थ्रू क्वेश्चनआयर्स एंड इंटरव्यूज। अब आपको किस तरह का इरेशनल बिलीफ है ये हमारे थेरेपिस्ट को पता करना है, तो वो इसके लिए 2 टूल्स यूज करेगा। एक है क्वेश्चनआयर, एक है इंटरव्यू। क्वेश्चनआयर और इंटरव्यू आप लोग जानते हो ना सब? किसी को नहीं पता है तो बताओ जल्दी मुझे, ऐसा मत बोलना यार, मतलब पढ़ाया ये सब मैंने आपको। देखो क्वेश्चनआयर ऐसा होता है कि आप सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हो कि आपको आपके क्लाइंट से क्या क्या पूछना है। जैसे मान लो कल को आप मेरे से मिले तो मैं आपसे बोलूँगी कि आप फॉर एग्जाम्पल आपकी पढ़ाई में जो है कैसी चल रही है, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आपके घर में कौन कौन लोग हैं, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए, मैं आपसे पूछूंगी, दैट इज क्वेश्चनआयर। इंटरव्यू मीन्स अगेन वही, फेस टू फेस भी हो सकता है, टेलीफोन पर भी हो सकता है। क्वेश्चनआयर ऐसा होता है कि मैं आपको पूरा सेट ऑफ क्वेश्चंस बना के दूंगी, वो आपको फिल करना है, ठीक है। इंटरव्यू इज लाइक आई एम आस्किंग एंड यू आर गिविंग मी द आंसर्स। क्लियर पढ़ा है ना क्वेश्चनआयर इंटरव्यू? इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैं फिर से एक्सप्लेन करके, मतलब क्लास का टाइम नहीं वेस्ट करना है ना, अभी आप लोग के साथ में और भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं एंड आई होप सो कि उन्हें पता है कि क्वेश्चनआयर और इंटरव्यू क्या होता है। क्वेश्चनआयर इज अ सेट ऑफ क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन मैंने पूरा सेट बना के आपको दे दिया, आपको उसमें आंसर्स फिल करके मुझे वापस करना है। इंटरव्यूज मतलब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आप मुझे आंसर दोगे। वो क्वेश्चंस मेरे पास रिटन भी हो सकते हैं, अनरिटन मतलब वर्बल भी मैं आपसे पूछ सकती हूँ। Clear? So in the process of RET, the irrational beliefs are refuted by the therapist through a process of non-directive questioning. RET के process में ये जो irrational beliefs हैं ये सारे थेरेपिस्ट रिफ्यूट करेगा। मतलब जो भी आपको इरेशनल बिलीफ है वो क्वेश्चनआयर और इंटरव्यू के थ्रू पूछेगा और फिर उनको रिफ्यूट करेगा। रिफ्यूट का मतलब क्या है? खत्म करने की कोशिश करेगा, ठीक है, बाय द थेरेपिस्ट। इसमें एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू इस इरेशनल बिलीफ को रिफ्यूट किया जाता है, जिसे बोलते हैं नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग। अब ये क्या होता है इसे जानते हैं, ठीक है। देखो, द नेचर ऑफ क्वेश्चनिंग इज जेंटल विदाउट प्रोबिंग और बीइंग डायरेक्टिव। द क्वेश्चंस मेक द क्लाइंट टू थिंक डीपर इनटू हिज और हर assumptions अबाउट लाइफ एंड प्रॉब्लम्स। यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे वो नॉन डायरेक्टिव होंगे। वो कैसे होंगे? नॉन डायरेक्टिव होंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेम, राइट, और व्हाट इज योर नेम एंड टेल मी अबाउट योरसेल्फ। क्लियर? ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाट इज योर नेम, व्हाट डू यू डू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दीज आर द डायरेक्ट क्वेश्चंस। नॉन डायरेक्ट क्वेश्चंस, आप जिस सोसाइटी में रहते हो उस सोसाइटी में आपकी एक आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी में या इस सोसाइटी में आपका किस तरह से क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। समझ में आया क्वेश्चन? एक मैंने आपसे पूछा व्हाट इज योर नेम, व्हाट डू यू डू, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आप मुझे बताओगे मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूँ, इस क्लास में पढ़ता हूँ, और मैं जो है मतलब क्या मुझे पसंद है, क्या मुझे नहीं पसंद है। मान लो आप जॉब भी करते हो तो आपने मुझे बताया कि मैं, मान लो आप भी टीचर हो, ठीक है, तो आपने बताया कि मैं एक टीचर हूँ और बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको मैं पढ़ाता हूँ, मान लो घर पे ट्यूशन लेता हूँ या स्कूल में पढ़ाता हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस और डायरेक्ट आंसर्स। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि इन दिस सोसाइटी यू हैव योर कॉन्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू योर आइडेंटिटी। इस एक सोसाइटी में जिसमें आप रहते हो, आपकी आइडेंटिटी के हिसाब से आपका अपना कंट्रीब्यूशन है।
तो अब आपको ये चीज़ सोचने पे मजबूर करेगी कि मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में। तो आप फिर अपने आप को एनालाइज करोगे, आपके अंदर डीप थिंकिंग चलेगी कि मैं ऐसा क्या करता हूँ जिससे मैं एक समाज में, इस सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन देता हूँ। तो मान लो आप टीचर हो तो आप ये रियलाइज करोगे कि मैं एक टीचर हूँ, टीचर का काम होता है लोगों को एजुकेट करना, उनको नॉलेज प्रोवाइड करना। मैं उन्हें नॉलेज प्रोवाइड करता हूँ, मैं उनको स्किल्स दे रहा हूँ जिसके थ्रू वो कल अपना जो है करियर बिल्डअप करेंगे। तो ये मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है। दैट इज अ डीप थिंकिंग दैट यू डाइव इन, राइट। तो यहां पर ये जो नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग थेरेपिस्ट करेगा वो कुछ इसी तरह से करेगा कि क्वेश्चन के नेचर जेंटल होंगे, वो डायरेक्ट नहीं होंगे, वो आपको सीधा प्रोब नहीं करेंगे, बल्कि ये क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसके थ्रू क्लाइंट जो है वो डीप थिंकिंग करने लग जाएगा, अपने ही अजम्पशंस में अपनी लाइफ, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने लग जाएगा। कभी कभी आपने देखा डीप थॉट्स होते हैं, डीप कोट्स होते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं बहुत बार, जिन्हें सोच के हमको ऐसा लगता है अच्छा हाँ ये चीज़ तो ऐसे भी रिलेट कर सकती है। सो दैट मेक्स अस टू डीप थिंकिंग। इज दैट क्लियर? ये भी आया समझ में, नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग। Now, gradually the client is able to change the irrational beliefs by making a change in his or her philosophy about life. अब इन डीप थिंकिंग्स के थ्रू धीरे धीरे करके जो हमारा क्लाइंट है ना, वो अपने इरेशनल बिलीव्स में चेंज ला पाता है। कैसे? बाय मेकिंग अ चेंज इन हिज और हर फिलॉसफी अबाउट लाइफ। आपने कभी भी डीप थिंकिंग करी है? अभी आप लोग एज में उतना ज़्यादा नहीं हो, अभी आप उतना उन चीज़ों को नहीं समझते हो। कभी बैठ के सोचोगे ना आप डीपली, कभी आप जो है ना वो बोलते हैं ना कि डाइव करोगे डीप इन दी थॉट्स, और आपकी लाइफ के बारे में, आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचोगे बैठ के। और जैसे कभी फ्री होते हो आप लोग, इंस्टा चला रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, मूवीज़ देख रहे हो, फ्री बैठते हो ना, तो जनरली यही चीज़ करते हैं, टाइम कहीं पर तो भी वेस्ट कर रहे होते हैं। अभी वो टाइम है, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप अपनी लाइफ को मत जियो, आप ये सारी चीजें मत करो, बट उसके साथ साथ में कुछ क्रिएटिव भी करो। यू हैव हर्ड अबाउट क्रिएटिव थिंकिंग, है ना, हमने इसको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो कुछ क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं ना, तो जब जो लोग क्रिएटिव सोचते हैं वो बहुत डीप थिंकिंग करते हैं, हर एक एस्पेक्ट के बारे में सोचते हैं। मैं आपको एक बहुत छोटा सा टॉपिक देती हूँ कि आप, मतलब कहने के लिए ये टॉपिक बहुत ही छोटा है, आप सिर्फ अपनी लाइफ में इन चीज़ों के बारे में सोचना कि आपके पास में क्या क्या है। आप उसमें ये बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करोगे कि आपके पास में क्या नहीं है, ठीक है। आपको क्या सोचना है, होमवर्क है ये आपका, कि बैठ के आपको एक लिस्ट बनानी है आपके पास में क्या क्या है। आज आप प्रोबेबली 17-18 ईयर्स ओल्ड होंगे, आप बैठ के सोचो कि आपको लाइफ में क्या क्या सब कुछ दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल फूड, ठीक है, आप कितना अच्छा अच्छा फूड्स खा सकते हो, है ना। इसके साथ में आपके पास में क्लोथ्स, घर, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, लव, टीचर्स, एजुकेशन, और ना जाने कितनी सारी चीज़ें, बर्थडे पे पार्टीज, फ्रेंड्स के बर्थडे पे आउटिंग्स, और इसी के साथ साथ में जो भी सारी चीज़ें आज आपके पास में हैं, जो भी कुछ आज आपके पास में है, जस्ट मेक अ लिस्ट। आप मानोगे नहीं, आपकी लिस्ट एंड नहीं हो पाएगी शायद, और हो भी गई तो यू विल रियलाइज कि आपकी लाइफ तो कितनी ब्यूटीफुल है, लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, यू विल थिंक। तो ये एक चीज़ होती है कि जब आप डीप थिंकिंग करते हो ना, तो ऐसा बोलते हैं ना कि हर एक दरवाज़ा खुल जाता है, आपको सारी चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं। यहाँ ये जो हमारा क्लाइंट है ना, जिसके मन में कुछ इरेशनल थॉट्स आ चुके हैं, इमोशंस आ चुके हैं, ये भी जब धीरे धीरे करके डीप थिंकिंग करता है ना, तो इसके जो भी कंसेप्ट्स होते हैं लाइफ को लेके, ये सारी चीज़ों में चेंजेस आते हैं, ग्रेजुअली आएंगे, एकदम से नहीं आएंगे। कैसे आएंगे? ग्रेजुअली, धीरे धीरे करके। सो द रेशनल बिलीफ सिस्टम रिप्लेसेस द इरेशनल बिलीफ सिस्टम एंड देयर इज रिडक्शन इन साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। तो यहाँ पे जो इरेशनल थॉट्स आ गए थे मन में, इन्हें रेशनल थॉट्स रिप्लेस कर देंगे, और इस तरह से जो हमारी साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है वो खत्म हो जाएगा। इज दैट क्लियर? रेशनल इमोटिव थेरेपी जो मैंने बताई एल्बर्ट एलिस की, वो क्लियर हुई? आया समझ में? एक बार फटाक से रिवाइज करें जो भी हमने पढ़ा हुआ है। देखो क्या बोलेंगे कि कॉग्निटिव थेरेपी होती है जो कि आपके इरेशनल थॉट्स एंड फीलिंग्स या इमोशंस या बिलीव्स, इनमें चेंजेस लाती है। ये जो है आपको साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस कॉज करते हैं। तो एल्बर्ट एलिस ने एक रेशनल इमोटिव थेरेपी के बारे में बताया।
RET, और इसमें उन्होंने कहा कि ये ABC एनालिसिस पर बेस्ड होती है। हमारे मन में इरेशनल थॉट्स क्यों आ रहे हैं, उसके पीछे कोई कारण है जिसे हम एंटीसीडेंट इवेंट बोल रहे हैं, और जिसकी वजह से हमको ये इरेशनल बिलीफ हो रहा है, और इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। वो कॉन्सिक्वेंसेज ये होंगे कि हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आ जाएंगे, नेगेटिव इमोशंस आ जाएंगे। तो थेरेपिस्ट का काम है उस इरेशनल बिलीफ के बारे में जानना जो कि मेरे क्लाइंट के अंदर आया हुआ है। तो अब वो उस इरेशनल बिलीफ को जानने की कोशिश करेगा। इरेशनल बिलीफ वो सारी चीजें होती हैं जिनका कोई एविडेंस नहीं होता एनवायरनमेंट में, वो जस्ट हम अपने मन में एक भ्रम, एक कोई भी ऐसी चीज जो है उसको बिठा लेते हैं, ठीक है। तो अब जो है वो इन इरेशनल थॉट्स को चेंज करने की कोशिश करेगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग, ठीक है। नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग के थ्रू वो अपने इस एक प्रोसेस के थ्रू जो है उसके इरेशनल थॉट्स को रिप्लेस करने की कोशिश करेगा, और धीरे 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 करके जो मेरे क्लाइंट के इरेशनल थॉट्स हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे बाय रेशनल थॉट्स, और उसका जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो हो जाएगा खत्म। क्लियर? रेशनल इमोटिव थेरेपी समझ में आ गई है ना? आई होप सो। नोट्स बना के रखना इसके। नेक्स्ट यू हैव इज Ahrenbach's theory. Another cognitive therapy is that of Ahrenbach. His theory of psychological distress characterized by anxiety, depression, states that childhood experiences provided by the family and society develop core schemas or systems, which include beliefs and action patterns in the individual. समझ में आया? देखो क्या बोल रहे हैं। ये जो आरेनबैक ने कॉग्निटिव थेरेपी दी, इसमें हम उन साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस की बात करते हैं जिसमें किसी तरह का एंजाइटी, किसी तरह का डिप्रेशन किसी पर्सन को हो रहा है। क्लियर? इसमें चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस जो आपकी फैमिली या आपकी सोसाइटी के थ्रू आपको मिले, जिनकी वजह से कोई कोर स्केमा या सिस्टम आपके अंदर डेवलप हो गया, जो कि एक इंडिविजुअल के बिलीव सिस्टम, एक्शन पैटर्न्स को अफेक्ट करता है। मतलब आपके लाइफ में मान लेते हैं चाइल्डहुड में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनकी वजह से आपके अंदर ऐसे बिलीव्स या ऐसे एक्शन पैटर्न्स आप करने लगे हो जिसकी वजह से आपको एंजाइटी या डिप्रेशन हो रहा है। इसे आरेनबैक ने जो है प्रोपाउंड किया है। क्लियर? आया समझ में? दूसरी जो कॉग्निटिव थेरेपी है वो है आरेनबैक की। सो there's a client who was neglected by the parents as a child develops the core schema of I am not wanted, and during the course of life a critical incident occurs in his or her life. She or he is publicly ridiculed by the teacher in the school. Now this critical incident triggers the core schema of I am not wanted, leading to the development of negative automatic thoughts, and these thoughts persistent irrational thoughts like nobody loves me, I am ugly, I am stupid, I will not succeed, and etc etc. देखो कैसे जो आरेनबैक ने थ्योरी दी वो क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। यही है ना नाम, स्पेलिंग यही है, ठीक है। आरेनबैक, नाउ ही सेड कि आपके चाइल्डहुड में मान लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, आपके चाइल्डहुड में कुछ ऐसी चीजें आपने एक्सपीरियंस की हुई हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपके एक्शन, बिलीफ, मैं इसी के साथ में थॉट भी लिख रही हूं, थॉट, इन चीजों में चेंजेस आ गए हैं। आपके एक्शन यानी जो भी आप सारे काम करते हो, आपके थॉट जो भी आप सोचते हो, आपका बिलीफ जिन भी चीज़ों पर आप यकीन करते हो, और इन एक्शन, थॉट और बिलीफ की वजह से आपको लाइफ में एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है। नाउ दिस इज बट ऑब्वियस कि इसकी वजह से कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होगी ही होगी। टेल मी, दिस इज क्लियर? समझ में आया? ये कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जिनकी वजह से हमारे थॉट, एक्शन, बिलीफ में चेंजेस आते हैं जो हमें एंजाइटी, डिप्रेशन तक ले जाते हैं, और ऑब्वियसली इनकी वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। इसका एक एग्जांपल है, मान लो एक बच्चा है, उसके पेरेंट्स से उसको चाइल्डहुड में
अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला। जनरली उसके पेरेंट्स उसको नेग्लेक्ट करते थे, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जैसे बहुत बार आपने देखा होगा घर में जो सबसे छोटा बच्चा होता है उसको चिढ़ाया जाता है, यू आर अडॉप्टेड, होता है कि नहीं होता है, उसको चिढ़ाया जाता है कि यू आर अडॉप्टेड। मैं भी मेरे घर में सबसे छोटी हूँ, तो मुझे भी बचपन से ये बात चिढ़ाई जाती थी कि तुम अडॉप्टेड हो, तुमको तो वो डस्टबिन से उठा के लाए थे। होता है ना, सबके साथ में होता है ये, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ में, मैम के साथ में कुछ अलग से हुआ है, ये सबके साथ में होता है। सबको बोला जाता है यू आर अडॉप्टेड, तुमको तो उठा के लाए हैं, तुम तो किसी डस्टबिन में थे, तुमको वहां से उठा के ले आए हैं, या तुम तो कहीं पड़े हुए थे, तुमको वहां से उठा के लेके आए हैं। तो ऐसे बहुत बार बोला जाता है। आप मानोगे नहीं, अगर ये चीज बहुत ज्यादा होना तो कुछ कुछ बच्चों के मन में बैठ जाती है। वो सच में, जैसे मान लो किसी दिन पेरेंट्स ने डांट दिया तो उनके मन में सच में ये थॉट आता है कि मेरे को तो अडॉप्ट किया है ना, इसीलिए मुझसे इतना प्यार नहीं करते हैं। सच्ची में ऐसा होता है। आप लोग अगर होगे घर में सबसे छोटे तो आपको ये चीज रियलाइज होती होगी, या अगर कोई आपका छोटा भाई या बहन है तो आप लोग उसे चिढ़ाते होगे। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो मन में हमारे बैठ जाती हैं। मान लो बचपन में किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है मेरे पेरेंट्स मुझे नेग्लेक्ट कर रहे हैं, मेरे ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। अब वो बहुत इंसिडेंसेस के बाद में उसके मन में ये एक थॉट बैठ गया कि आई एम नॉट वांटेड, मेरी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब इसी एक थॉट प्रोसेस के साथ में वो बड़ा होता गया। अब मान लो कोई एक और इंसिडेंट उसकी लाइफ में हो जाए, ठीक है, उसकी लाइफ में एक और इंसिडेंट हो जाए, उसकी टीचर ने उसको जो है डांट दिया भरी क्लास में। ठीक है, भरी क्लास में उसकी टीचर ने उसको डांट दिया, मान लो होमवर्क नहीं किया होगा या कोई भी काम किया होगा, मस्ती कर रहा होगा तो डांट दिया टीचर ने। अब इस एक इंसिडेंट ने और उसके कोर स्केमा को, कोर स्केमा क्या है, आई एम नॉट वांटेड, उसने जो है एक कोर स्केमा एक अपने मन में बिठा लिया कि आई एम नॉट वांटेड। अब वो ये इंसिडेंट जो उसकी टीचर ने उसको डांटा है, इसने और ट्रिगर कर दिया उसके कोर स्केमा को, और अब जो है उसके अंदर और नेगेटिव थॉट्स आने लगे। अब उसके मन में थॉट्स आ रहे हैं, मेरी तो किसी को पड़ी ही नहीं है, मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता है, मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ ना, इसीलिए मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, और इसी के साथ में मुझे तो है, मैं बहुत ही स्टूपिड हूँ, मैं तो कभी लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा, लोग तो मुझे ऐसे ही डांटते रहेंगे, बचपन से लेकर आज तक तो मैंने डांट ही डांट खाई है। और ऐसे थॉट जो है उसके मन में आने लग जाएंगे। सो दैट इज कोर स्कैमा। इज दैट क्लियर? ये जो थॉट्स, ये जो सारी चीजें होती है ना, ये किसको ट्रिगर करती हैं? आपके अंदर एक कोर स्कैमा डेवलप कर देंगी, आपके अंदर एक कोर स्कैमा को डेवलप कर देंगी, और यही कोर स्कैमा आपको लाइफ टाइम जो है वो परेशान करता रहेगा। इज दैट क्लियर? अब इसकी वजह से एंग्जाइटी डिप्रेशन तो हो गई ही, है ना। मान लो इस बच्चे को एंग्जाइटी हो गई है, कभी किसी से मिले नहीं, कभी किसी से बात ही ना करे, बोले नो नो आई एम नॉट वांटेड, दे डोंट वांट मी। अब इसका एक और एग्जांपल ले लो। अब मान लो ये बच्चा किसी शादी पार्टी में इसको जबरदस्ती ले गए, अब सारे गेस्ट बैठे हैं, ये भी बैठे हैं, सब मस्ती कर रहे हैं, पर इसको ऐसा लग रहा है मेरी जरूरत ही नहीं है किसी को, तभी तो मुझे किसी ने बुलाया नहीं। जैसे वो नहीं होता डांस फ्लोर पे, जब डांस होता है शादीज वगैरह में, तो क्या करते हैं कि जब तक किसी को ऐसे हाथ पकड़ के नहीं लेते, अरे आओ ना, अरे ना, अरे नहीं 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 मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, और फिर ऐसे करते करते जो है उसको थोड़ा सा और पुश करेंगे तब वो पर्सन डांस करता है। अब मान लो इस स्टूडेंट को, ये जो बच्चा था जिसके साथ में ऐसा हो रहा था, आई एम नॉट वांटेड, इसको ले जाए, अब इसे कोई पूछ ही नहीं रहा है, अब भाई सब अपने अपने में बिजी, पर इसको ऐसा लग रहा है आई एम नॉट वांटेड, दैट्स व्हाई नोबडी इज टॉकिंग टू मी। क्लियर? तो इस तरीके से जो है कुछ नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स हमारे अंदर आ जाते हैं। हालांकि उनका आपको दिख रहा है यहाँ पे कोई किसी तरीके का कोई रीजन है, बस उसको ऐसा लग रहा था कि उसके पेरेंट्स उसको हमेशा नेग्लेक्ट करते आए हैं, और शायद किया भी होगा, तो उसकी वजह से एक लाइफ में उसका परसेप्शन बन गया। फाइन, नाउ such negative automatic thoughts are characterized by cognitive distortions। इस तरह के जो नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स होते हैं, इनमें कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होते हैं। कैसे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस? ways of thinking which are general in nature but which distort the reality in a negative manner। कुछ हमारे सोचने के तरीके जो ऐसे तो जो है मतलब जनरल होते हैं नेचर में, लेकिन ये क्या करते हैं, रियलिटी को कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंस में डिस्टॉर्ट करते हैं। जैसे these patterns of thought are called dysfunctional cognitive structures। they lead to errors of cognition about social reality। repeated occurrence of these thoughts leads to the development of feelings of anxiety and depression। जैसे किसी तरीके का आपका सोचने का तरीका है, तो एक तो इन जनरल सभी सोचते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मान लो एक ये बच्चा है,
ठीक है, ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है। ये वही है जिसका अभी हम एग्जाम्पल पढ़ रहे थे कि इसके पेरेंट्स ने इसको नेग्लेक्ट किया, फिर इसको इसकी टीचर ने डांट दिया, तो इसको ऐसा लगता है आई एम नॉट वांटेड, आई एम अगली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस बच्चे को भी एक दिन टीचर ने डांटा था, ठीक है, इसको भी टीचर ने पढ़ाई पर से डांटा था। तो इसने कहा कि अरे यार ये टीचर तो मुझे डांटती है, पर इसको थोड़ा सा गिल्ट हुआ, तो इसने कहा कि यार ठीक है, अब डांटा तो पढ़ाई के लिए है, कोई बात नहीं। तो थोड़ा सा लगा, तो थोड़ा तो बुरा लगा, दैट इज, बट ऑब्वियस दैट इज इन जनरल इन नेचर। लेकिन अगर किसी को कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, जैसे इस बच्चे को था, तो ये उस जनरल वे ऑफ थिंकिंग को नेगेटिव मैनर में पोर्ट्रेट करने लग जाएगा कि मेरी तो जरूरत ही नहीं, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, मेरी टीचर तो मुझे पसंद ही नहीं करती, इसलिए वो मुझे डांट लगाती रहती है। तो आप क्या नेगेटिव सोचने लग जाओगे। और इस तरह के जो पैटर्न्स होते हैं थॉट के, उसको बोलते हैं डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स। ये सारे वर्ड्स आप याद कर रहे हो टर्मिनोलॉजी या नहीं? ये टर्मिनोलॉजी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मैं लिखवा नहीं रही हूँ, नहीं तो आप सोचोगे कि मैडम जब बस चलता जा रहा है। कोर स्कीमा पढ़ाया है, आरईटी पढ़ाया, चलो आरईटी के तो नोट्स बना लिया, आर एन बैक की थ्योरी पढ़ रहे हैं, उसको याद रखना कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस की या डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स की, तो वो क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो? अभी इतना लिख के बताया था ना मैंने, ठीक है। मैं बोलूंगी नहीं बार बार, अपने से ही लिख लेना। न दे लीड टू एरर्स ऑफ कॉग्निशन अबाउट द सोशल रियलिटी। तो इससे क्या होता है, जो भी रियलिटी है हम उसको कहीं ना कहीं गलत तरह से देखने लग जाते हैं, और बार बार अगर ऐसी चीजें होती हैं तो हमारे अंदर एक फीलिंग्स ऑफ एंजाइटी या डिप्रेशन जो है वो पैदा होने लग जाता है। Now the therapist uses questioning which is gentle, non-threatening disputation of the client's beliefs and thoughts। अब यहाँ भी थेरेपिस्ट जो है वो क्वेश्चनिंग करेगा। जैसे पिछले वाले में हमने देखा था नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग थी, यहाँ पे भी क्वेश्चनिंग कुछ उसी तरीके की है, बस उसको नाम अलग दे दिया है। इस तरह की क्वेश्चनिंग जो क्लाइंट के बिलीफ या थॉट को गलत साबित नहीं करता। जैसे मान लो मेरा जो क्लाइंट है, यही बच्चा मेरा क्लाइंट है, अब ये बोलता है आई एम नॉट वांटेड, ठीक है, ये बोलता है आई एम नॉट वांटेड, नोबडी लव्स मी, ठीक है, क्या बोल रहा है, आई एम नॉट वांटेड, नोबडी लव्स मी। अब मान लो मैं थेरेपिस्ट हूं, तो मैं इसको ऐसा नहीं बोलूंगी नो नो यू आर वांटेड एंड एवरीबॉडी लव्स यू, मैं इसको ऐसा नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं इसको ऐसा बोलूंगी तो ये ऑफेंड हो जाएगा, ठीक है। मान लो आपका कोई बिलीफ है, आप बोलते हो मैं एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट हूं, ठीक है, और मैं बोलती हूँ कि नहीं तुम एक नंबर के गधे हो ठीक है, जोक सपाट। मान लो मैं बोलती नहीं तुम एक नंबर के स्टूपिड हो, तो तुम मानोगे उस बात को? नहीं मानोगे, नेग्लेक्ट कर दोगे, बोलोगे नहीं ये मेरे बारे में झूठ बोल रहे हो आप, है ना। अब यहाँ ये कोई बिलीफ रखता है, मैं उसको सीधे बोल दूं, मना कर दूं कि नहीं यू आर वांटेड, एवरीबॉडी लव्स यू, डोंट थिंक लाइक दिस, तो बोलेगा देखो ज्यादा ज्ञान नहीं दो समझ रहे हो, थोड़ा ऐसे एक चीज आ जाती ना कि ज्यादा ज्ञान की बातें मत करो। आप देखो कभी कोई पर्सन बहुत दुख में है, उससे आप ज्यादा ज्ञान की बात करोगे तो वो उल्टा आप ही को डांट देगा, होता है ना ऐसा। सिंपैथी एम्पैथी नहीं पढ़ी आपने? जो थेरेपिस्ट है उसको सिंपैथी नहीं दिखाना है, उसको एम्पैथी दिखाना है। सिंपैथी ऐसे होती है कि किसी को बुरा लग रहा है, मान लो कोई एग्जाम में फेल हो गया, आपका फ्रेंड था एग्जाम में फेल हो गया, बेचारा दुख में है, आप उसको जाके क्या बोल रहे हो, कोई बात नहीं होता रहता है, दिक्कत, तू परेशान मत हो। अब बेचारा बोर्ड एग्जामिनेशन में फेल हुआ है, आप उसको ऐसी बात बोलोगे तो उसको अच्छा लगेगा क्या? वो आपके ऊपर चिल्ला देगा कि तू फेल होता तो तुझे पता चलता, है ना। तो इसलिए ज्यादा ज्ञान की बात नहीं करनी वहां पे। यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ नॉन थ्रेटनिंग डिस्प्यूटेशन के साथ में उसके बिलीफ में और थॉट्स में आपको चेंजेस लाने, उस तरह से क्वेश्चन करना है। कैसे? आप पूछोगे कैसे, क्या एग्जाम्पल है? तो देखें, व्हाई शुड एवरीवन लव यू, व्हाट डज इट मीन टू यू टू सक्सीड और एक्सेट्रा। जैसे मान लो मेरा क्लाइंट बोलता है नोबडी लव्स मी, तो आई लाइक कि तो तुम क्यों चाहते हो कि सब तुम्हें प्यार करें दुनिया में, उससे क्या होगा। जैसे मान लो उसको डांसर बनना है, तो मैं बोलूंगी कि सब तुम्हें प्यार करने लग जाएंगे तो क्या तुम डांसर बन जाओगे। या मान लो वो बोलता है कि मैं लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा, तो मैं बोलूंगी अच्छा तो लाइफ में सक्सेस होने का मतलब क्या होता है। समझ रहे हो आप, मतलब थिंकिंग के पैटर्न को ही चेंज कर देना, ठीक है। क्लाइंट ऐसी बात कर रहा है तो मैं उससे ऐसे घुमा के बात करूंगी, ठीक है। आया समझ में कैसे? जैसे उसने बोला आई एम नॉट वांटेड, तो मैंने बोला सो व्हाई डू यू वांट एवरीवन टू वांट यू, तुम क्यों चाहते हो कि सब तुम्हें ही चाहें या सब तुम्हें ही लाइफ में चाहें और तुम्हें ही चाहें कि तुम ही हमेशा साथ में रहो, ऐसा तुम क्यों सोचते हो गया ना, थिंकिंग का पैटर्न ही चेंज हो गया। जैसे मान लो मैं आपको बोल रही थी कि आपका कोई फ्रेंड है, बोर्ड एग्जामिनेशन में फेल हो गया, बेचारा दुखी है, ठीक है, बोल रहा है कि अब मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो उससे ये मत बोलो कि कोई बात नहीं भाई तू तो बहुत कुछ कर लेगा, बोलना वही है लेकिन तरीका अलग। क्या तरीका?
कि जैसे वो बोल रहा है मैं 12th क्लास में फेल हो गया, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो उससे तू लाइफ में करना क्या चाहता है, ठीक है। अब जो भी करना चाहते तो उसके और भी तो ऑप्शंस हैं, इस तरीके से भी तो हो सकता है, तू बोर्ड रिपीट भी तो कर सकता है। अगर मान लो वो बोले लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, तो वो लोग कौन है जो तेरे बारे में कुछ कहेंगे, क्या वो तेरी लाइफ में मैटर करते हैं। तो एक तरीका होता है ना बोलने का, आप उसके थॉट को ऑफेंड मत करो, लेकिन घुमा फिरा के आप वही चीज बोल सकते हो। क्लियर। तो ये देखो कितने ऐसे दिमागदार लोग होते हैं जो ऐसी बातें करते हैं। नाउ द क्वेश्चंस मेक द क्लाइंट थिंक इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट, whereby he or she gains insight into the nature of his or her dysfunctional schemas and is able to alter his or her cognitive structures। यहाँ पे जो क्लाइंट है उसका सोचने का तरीका ही पूरा बदल गया है ना। यहाँ पे जो नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स कहीं ना कहीं उसके मन में आ रहे थे, उसका बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में वो सोचने लग जाता है, और उसके जो इनसाइट्स थे वो जो है गेन करने लग जाता है, और इसी के साथ साथ में उसके जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। तो आपको समझ में आया आरेनबैक की थ्योरी, कॉग्निशन वाली, डिसफंक्शनल कॉग्निटिव एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर। मुझे बताओ यहाँ तक कोई डाउट है, किसी तरह की कोई ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई? फाइन, इज दैट क्लियर? मुझे जल्दी से थम्स अप दे दो कमेंट सेक्शन में अगर समझ में आ गया तो जल्दी से फटाफट दो, जल्दी। मुझे जानना है आप लोगों से कि अभी तक इतना जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपको क्लियर हुआ या नहीं, वो सारी चीजें समझ में आ गई या नहीं आ गई, ये मुझे जल्दी से बता दो, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगी और आगे की चीज भी डिस्कस करेंगे। फाइन, बढ़े आगे, चलो, गुड इनफ। देखो, now the aim of the therapy is to achieve this cognitive restructuring, which in turn reduces anxiety and depression। अब ये जो थेरेपी है इस तरह की, ये आपके कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग में मतलब हेल्प करती है, जिसके थ्रू आपकी एंजाइटी, आपका डिप्रेशन कम होता है, क्योंकि आपके थिंकिंग का डायरेक्शन ही चेंज कर दिया। मान लो आप इस डायरेक्शन में सोच रहे हो, थेरेपिस्ट ने कहा इस डायरेक्शन में क्यों नहीं सोचते, तो उसका डायरेक्शन ही चेंज कर दिया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे उसको एंजाइटी डिप्रेशन हो रहा था तो वो अब नहीं होगा, राइट। Now similar to behavior therapy, cognitive therapy focuses on solving a specific problem of the client। जैसे बिहेवियर थेरेपी में होता था ना कि बिहेवियर को चेंज करना है, कॉग्निटिव थेरेपी में भी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को ही हम फोकस करते हैं। अनलाइक साइकोडायनेमिक थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी इज ओपन, that is the therapist shares his or her method with the client, it is short lasting between 10 to 20 sessions। अब जो साइकोडायनेमिक थेरेपी होती है तो यहाँ पे जो आपका थेरेपिस्ट है वो ओपन नहीं करेगा कि वो आपके साथ में क्या सारी चीजें कर रहा है, आपके माइंड को कैसे चेंज कर रहा है, उसमें बहुत टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पे बिहेवियर थेरेपी में जो थेरेपिस्ट है वो अपनी बिहेवियर थेरेपी बोलूँ या कॉग्निटिव थेरेपी, वो यहाँ पे अपनी मेथड को शेयर करेगा क्लाइंट के साथ में कि मैं तुम्हारे साथ क्या थेरेपी करने वाला हूँ, वो उसको बता देगा, ठीक है, कि मैं तुम्हारे साथ में ये वाली चीज़ करने वाला हूँ। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो किसी को कैंसर हो गया, अब कैंसर की दवाइयाँ देगा डॉक्टर, तो डॉक्टर ये तो हमको पता है कि हमको ट्रीटमेंट देगा, लेकिन अभी डॉक्टर ने हमको बताया नहीं कि किस तरह से हमको ठीक करेगा, ठीक है। तो वो एक अलग सिचुएशन होती है कि आपको पता ही नहीं, आप बस खोए खोए, अच्छा डॉक्टर ये कर रहा, अब डॉक्टर ये कर रहा। अब मान लो डॉक्टर ने आपको बता दिया कि आपको 25 इंजेक्शन लगने वाले हैं एक ही दिन में, ठीक है, और आपको ये सारी दवाइयाँ दी जाएंगी, आपको पैरासीटामोल दी जाएगी, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसके बाद में आपको पता होता है कि आपके साथ में ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। ये खैर इसको नेगेटिव सेंस में नहीं लेना, ये पॉजिटिव होता है। 10 से 20 सेशंस में ही जो है थेरेपी कंप्लीट हो जाती है, और इस तरह से जो है कॉग्निटिव थेरेपी की जाती है। अब यहाँ से हमारा कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, जिसको हम बिल्कुल झट से जो है शॉर्ट में समझ लेते हैं कि ये क्या होती है। क्लियर। सो देखो, ये इस तरह से कॉग्निटिव थेरेपी की जाती है। इसमें किसी तरह का कोई डाउट है या कोई ऐसी चीज़ है जो समझ में नहीं आई? कॉग्निटिव थेरेपी समझ में आई जो आपकी किसी चीज़ से रिलेटेड है, थॉट्स एंड इमोशंस से, फीलिंग से, बिलीफ सिस्टम से, ठीक है, उसमें किसी तरह की इरेशनैलिटी आ गई तो आप इसको पढ़ोगे। इसमें RET की बात हमने करी और इसमें हमने आरेनबैक की बात करी। इज दैट क्लियर? डाउट तो नहीं है? ठीक है। अब इसी में आगे बात करते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की। अभी तक हमने बिहेवियर थेरेपी को सेपरेटली पढ़ा है, कॉग्निटिव थेरेपी को सेपरेटली पढ़ा है। अब एक जो मोस्ट पॉपुलर थेरेपी है वो आज के समय में है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, दैट इज CBT। Clear? So research into the outcome and effectiveness of psychotherapy has conclusively established CBT to be a short and efficacious treatment for a wide range of psychological disorders such as anxiety, depression, panic attacks and borderline personality, etc.
तो अगर किसी तरह के बिहेवियर में या कॉग्निशन में आपको कोई प्रॉब्लम है, फीलिंग्स में, थॉट्स में, आपके लर्निंग में, आपके बिहेवियर में, तो यहाँ पर उसको करेक्ट करने के लिए कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा, जो आज के समय में बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इवन पॉपुलर थेरेपी है। अब यहाँ पे जो रिसर्चेस हुई हैं उसमें ये बताया गया है कि जो CBT है वो एक शॉर्ट और एफिकेशियस ट्रीटमेंट है जिसके अंदर बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को करेक्ट किया जाता है, जैसे एंजाइटी होगी, डिप्रेशन हो गया, पैनिक अटैक किसी को आ रहा है, किसी तरह का बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी है, तो ये सारी चीजें। CBT adopts a biopsychosocial approach to the delineation of psychopathology and it combines cognitive therapy with behavioral techniques। तो देखो CBT जो है वो एक बायोसाइको सोशल अप्रोच अडॉप्ट करता है। देखो बायो आपके, ठीक है, बायो समझिए ना, साइंस से रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड, ये सारी चीजें, साइको माइंड से रिलेटेड, सोशल सोसाइटी से रिलेटेड। तो इस तरह का अप्रोच यूज करेगा जिसमें वो क्या करेगा, आपके बिहेवियरल टेक्निक्स के साथ साथ में कॉग्निटिव थेरेपी में जो भी सारी चीजें की जाती है उनको कंबाइन कर देगा। जैसे कॉग्निटिव थेरेपी आपने देखी ना, नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग और साथ ही साथ में बिहेवियरल टेक्निक्स, तो इन सारी चीजों के थ्रू कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है यूज की जाती है। इसमें आप देखो, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 3 चीजें हैं, थॉट्स क्रिएट फीलिंग्स, फीलिंग्स क्रिएट बिहेवियर, ना बिहेवियर अगेन क्रिएट्स थॉट्स। तो इस तरह से जो है एक कुछ साइकिल चलता है, हालांकि उतना डीप स्टडी हम नहीं करेंगे, मतलब जितना दिया उतना ही करेंगे। सो द रेशनल इज दैट कि क्लाइंट का जो डिस्ट्रेस है उसकी ओरिजिन होती है बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल या सोशल। आप देखो किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, या तो आपको स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, किसी तरह की कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है, या तो आपको किसी तरह की कोई डिसीज है, बायोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है ना, न्यूरोट्रांसमीटर सब कुछ याद करो, या तो सोसाइटी से समाज के 4 लोग आ गए याद, तो सोशल रीम्स। तो 3 तरह की जो है मेनली ओरिजिन होती है किसी भी प्रॉब्लम की। Hence, addressing the biological aspects through relaxation procedures। तो क्या करेंगे, जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं उसके लिए रिलैक्सेशन प्रोसीजर यूज करेंगे। याद है ना, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था रिलैक्सेशन प्रोसीजर। जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी उसको बिहेवियर और कॉग्निटिव थेरेपी के थ्रू यूज करेंगे, और जो सोशल प्रॉब्लम्स होंगी जिनमें एनवायरमेंटल मैनिपुलेशन भी होता है, दैट मेक्स CBT अ कॉम्प्रहेंसिव टेक्निक विच इज इजी टू यूज, एप्लीकेबल टू अ वैरायटी ऑफ डिसऑर्डर्स एंड हैज प्रूवन एफिकेसी। तो उसमें जो है आपका CBT यूज होगा जहां कॉग्निशन बिहेवियर दोनों यूज करेंगे, और यहाँ वैरायटी ऑफ डिसऑर्डर्स को करेक्ट करने की कैपेबिलिटी इसके अंदर होती है। तो मुझे बताओ, अभी तक मैंने जितना पढ़ा है वो सब समझ में आया? देखो हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने RET डिस्कस किया, हमने एरनबेक को डिस्कस किया, हमने CBT डिस्कस किया। CBT में 3 चीजें, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल। इज दैट क्लियर? तो ये वो सारी चीजें हैं जो हमने अब तक डिस्कस करी हैं। वैसे तो मैंने बहुत शॉर्ट में लिख दिया, लेकिन कॉग्निटिव में हमने देखा कि नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग के थ्रू जो है सारा काम होगा। इसमें क्वेश्चनायर्स भी यूज होंगे, इंटरव्यूज भी यूज होंगे, और इस तरीके से हम किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मेनली इसमें 2 चीजें होती हैं, इरेशनल थॉट्स एंड बिलीव्स, जिन्हें करेक्ट किया जाता है। इज दैट क्लियर? किसी तरह का कोई भी डाउट, हमने जितना भी पढ़ा अगर उसमें है तो आप मुझसे पूछोगे कमेंट सेक्शन में। बस एक चीज मैं आपसे चाहती हूँ, पहले ना अच्छे से एक बार पूरा रीड कर लो जो मैंने पढ़ाया है। फिर लगता है ना कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, मुझे यहाँ पर डाउट हो रहा है, बिल्कुल खुल के पूछो मुझसे, मैं आपके हर एक डाउट को एंटरटेन करूंगी। कमेंट सेक्शन में कोई डाउट है तो वो पूछ लेना। अगर सब कुछ समझ में आया है तो थम्स अप दे देना, और जो क्वेश्चंस बोले हैं होमवर्क में वो सारा कुछ करके रखना और मुझे भी बताना। इसी के साथ में हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम और डिटेल में और थ्योरीज को डिस्कस करेंगे, थेरेपीज को डिस्कस करेंगे। तब तक अच्छे से अपनी पढ़ाई करो, कोई डाउट हो तो हमसे पूछो। जाते जाते एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि आप कैसे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। सो एज यू ऑल नो कि डेली लेक्चर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं। साथ ही साथ में जो मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है वो बहुत ही ईजिली प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो।
इसके अलावा जो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है दैट इज www.magnetbrains.com, दैट इज अगेन वेरी इजीली एक्सेसिबल ऑन गूगल। जैसे इसे गूगल पे एंटर करोगे आपके सामने सारी क्लासेस के सारे कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको हमारे सारे टॉप कोर्सेज मिलेंगे, हमारे टॉपर्स मिलेंगे, हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी विद बेस्ट टीचर्स। तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ ताकि वो भी इस 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सकें। यहाँ पर आपको जो भी कोर्स, क्लास, सब्जेक्ट, चैप्टर, जो भी टॉपिक पढ़ना है उस पर क्लिक करते जाना। वॉच नाउ के बटन पर क्लिक करोगे वीडियो ओपन हो जाएगा। बहुत इजी प्रोसीजर है, एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में सब कुछ मिल जाएगा बिना किसी दिक्कत परेशानी के। साथ ही साथ आप मैग्नेट ब्रेन्स को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम सभी पर एक्सेस कर सकते हो। सो अगेन दैट्स अ वेरी 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 सिंपल प्रोसेस। तो हाई क्वालिटी और बेस्ट टीचर्स के साथ में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ना हम आपसे कोई पेमेंट लेंगे, ना हम आपको कोई सब्सक्रिप्शन बेचेंगे, ना ही कोई कूपन बेचेंगे, सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसी के साथ में जल्दी से आप वीडियो को कर दो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू very much.